वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज से अपने एक नई मुहिम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं स्कूल व्याख्याता पेपर 2022 स्कूल शिक्षा विभाग ग्रुप ए जीके का फर्स्ट पेपर। क्योंकि लगभग हमें चांस ये पता है कि पुराने पेपर अगर अपने पढ़ेंगे, अगर उनका अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे तो लगभग क्वेश्चन अपने को पता लगेगा भाई किस प्रकार का प्रश्न बन रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन दोबारा रिपीट होंगे। पूरी चर्चा इस पेपरों के माध्यम से अपने को पता लगती है। तो स्कूल व्याख्याता पेपर 2022 का आज से अपने इस क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। पुराने पेपर अपने 2011 से लेकर 22 तक बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे आराम से, और अच्छे तरीके से आपको ये वीडियो मिलता रहेगा। तो इस पुराने पेपरों के अंदर पढ़ेंगे, दोबारा भी पढ़ेंगे इन पेपरों को, और 75 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के अंदर आते हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर 75 क्वेश्चन आते हैं, पूरा पेपर इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज अपने सिर्फ ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी 3 पेपर होते हैं। तो आज अपने सिर्फ ओनली ग्रुप ए का पेपर सोल्यूशन करेंगे, उसके बाद में ग्रुप बी का करेंगे, उसके बाद में ग्रुप सी का करेंगे। तो 2022 के अंदर 3 ग्रुपों के अंदर एग्जाम हुए थे। तो सबसे पहले हम अपने स्टार्ट करते हैं आज का ग्रुप ए का एग्ज़ाम। इसमें सभी प्रकार का जीके है, हिंदी है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, मैथ है, स्कूल मैनेजमेंट है, चाहे राजस्थान करंट है, इंडिया करंट है, सब कुछ इस पेपर के अंदर पढ़ेंगे कि क्या कुछ आया है, क्या कुछ नहीं आया है। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर, और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। देखिए आज के सामने आपके सामने पहला प्रश्न, ये देखिए आपके सामने आ चुका है। LS22 एग्ज़ाम डेट 11/10/2022 को ये पेपर हुआ था आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर का अपने सामने सॉल्यूशन। देखिए पहला प्रश्न बड़े गजब के प्रश्न, और शानदार तरीके से आपको कुछ मैं फैक्ट भी आपको साथ में बताऊंगा। पहला प्रश्न है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है। अब आपको सिलेबस के अंदर 3-4 सभ्यता मुख्य हैं, जैसे आहड़ सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है, बेराट सभ्यता है। बस फर्स्ट ग्रेड में 3-4 ही सभ्यताएं मुख्य। तो राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है। अब इसमें देखो, अब जिसने सिलेबस अच्छे तरीके से पढ़ा है उसको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बागोर सभ्यता फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, बालाथल भी नहीं है और इसवाल नहीं है। तो बचा क्या, आहड़ सभ्यता, क्योंकि आहड़ सभ्यता है। इसके अलावा जो तो गणेश्वर है, और इसके अलावा आपको मैंने बता ही दिया बेराट है। ये 4 ही सभ्यताएं हैं। तो इसने पूछा राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है, तो वो है आहड़। अब कुछ साथ में मैं आपको पॉइंट भी बता देता हूँ। आहड़ सभ्यता का कहाँ पर है, ये उदयपुर के अंदर है। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है, आहड़ सभ्यता बेड़च नदी के किनारे है। इसको धूलकोट भी कहा जाता है। आहड़ सभ्यता को क्या कहते हैं, धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। और आपको मैं बता देता हूँ, आहड़ सभ्यता है वो 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। 1953 की बात आई तो अक्षय कीर्ति व्यास, फिर उसके बाद में आए थे 1956 के अंदर आए थे कौन है, रतन चंद्र अग्रवाल। कौन आए, रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में। फिर उसके पश्चात में आए थे 1961-62 में HD सांकलिया के निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया था। सर्वप्रथम 1953 अक्षय कीर्ति व्यास, फिर 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल, फिर 1961-62 में HD सांकलिया आए थे। एक पॉइंट महत्वपूर्ण और नोट कर लेना, हमने पढ़ते आए हैं कि कालीबंगा के अंदर जो है, बस कालीबंगा से कितने स्तर मिले हैं, 5 स्तर मिले। अब आपसे पूछे भी आहड़ सभ्यता से कितने स्तर मिले, 8 स्तर मिले हैं। अच्छे तरीके से नोट कर लेना भाई, कितने स्तर मिले हैं, आहड़ सभ्यता से 8 स्तर मिले और कालीबंगा से 5 स्तर मिले हैं। ये बात नोट कर लेना, इतनी चीज़ें मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा। अब ये है मैथ का, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन मीटर है और टैंक की गहराई 7 मीटर है, तो आधार की त्रिज्या क्या होगी। मैथ के क्वेश्चन में सीधे आपको आंसर ही करवाऊंगा। इसका उत्तर माना है 8 मीटर। कितना माना है, 8 मीटर। बस ये करवाता जाऊंगा, बाकी मुझे मैथ आती नहीं है। 3 नंबर का उत्तर मैं माना है 3 नंबर का 3, 9x की स्क्वायर 27x + 20 0, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये आ गया हिस्ट्री का। कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। ये लीजिए भी, अब शासक भी आपके लिए ज़्यादा नहीं है। आपके शासन है, एक तो राणा सांगा है,
महाराणा प्रताप है, मान सिंह है, चंद्रसेन, राय सिंह और राज सिंह। अब देखो ऑप्शन में यहाँ पर मैंने कहा है ना, आप सिलेबस को अच्छे तरीके से देखो। अब देखो करण सिंह आपके सिलेबस में है ही नहीं, अमर सिंह फर्स्ट भी नहीं है, अमर सिंह सेकंड भी नहीं है, तो बचा क्या, महाराणा राज सिंह। सीधा ही उत्तर पड़ा इसका। कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, तो वो बैठा था राज सिंह है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 2 नंबर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब राज सिंह का शासनकाल था 1652 से 1680, 1652 से 1680। और वही बात है चारुमती, चारुमती को तो आप जानते ही हो। 1658 के अंदर जो किशनगढ़ के शासक रूप सिंह की मृत्यु के बाद में किशनगढ़ का शासक बना था मान सिंह, और मान सिंह की बहन थी चारुमती, और उससे विवाह करना चाहता था औरंगजेब। तो आपको बताइए, और ये चाहती थी चारुमती भी मैं राज सिंह के साथ एक हिंदू शासक के साथ शादी करूंगी। तो ये बात तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, उत्तर हो जाएगा इसका राज सिंह। उसके बाद अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है। अब फिक्स है 1% पुस्तकों का आएगा। 5 नंबर का उत्तर हो जाएगा दशरथ शर्मा। कौन है, दशरथ शर्मा इसके लेखक हैं। ये पुस्तकें सीधे रटने वाली है। शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था, ये लीजिए भी बचपन का नाम पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम है कीका। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब महाराणा प्रताप का शासनकाल याद रखना 1572 से लेकर 1597 इसका शासन रहा। जन्म कब हुआ महाराणा प्रताप का, 9 मई 1540 बादल महल जूनी कचेरी, जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। और उदय सिंह की मृत्यु के बाद में ही महाराणा प्रताप शासक बने थे। मात्र 32 वर्ष की उम्र थी उस समय, कितनी, 32 वर्ष की। और महाराणा प्रताप का विधिवत अगर आपसे पूछे राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। तो ये सारी बातें बस पढ़ते जानी है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था, ये लीजिए भी अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अब आपका टॉपिक भी है आपके सामने कि अजमेर का चौहान दिल्ली सल्तनत का संबंधी टॉपिक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका क्या नाम रखा। अब उस समय जालोर का शासक कौन था, कानड़देव। कौन था, कानड़देव। कानड़देव रहा था 1305 से लेकर 1311 ईस्वी तक कानड़देव रहा था। तो उस समय आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर क्या नाम रखा, जलालाबाद। क्या रखा था, जलालाबाद उसका नाम है रखा था। उस समय कानड़देव शासक था। 8 नंबर तो आपको मैं बता ही देता हूँ, इसका उत्तर माना है पाई चार्ट। मैथ के क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए आपके सामने, फतेहपुर सिकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है। क्या गजब का प्रश्न पूछा बीआरपीसी ने। फतेहपुर सिकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा। अब आपको पता है फतेहपुर सिकरी के अंदर कुछ इमारतें हैं, फतेहपुर सिकरी के अंदर कुछ इमारतें हैं। जैसे एक तो जोधाबाई का महल है, याद रखना जोधाबाई का महल है। मरियम की कोठी है, मरियम की कोठी है। इसके अलावा बीरबल की कोठी है, जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाज़ा है। ठीक है, ये कुछ इमारतें हैं। तो ऐसी कौन सी इमारत है फतेहपुर सिकरी की जिसने पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा, वह है तुर्की सुल्ताना का महल। कौन सा, तुर्की सुल्ताना का महल। अब प्रश्न ये तो आ चुका है, अब इससे रिलेटेड एक प्रश्न बनेगा कि फतेहपुर सिकरी की किस इमारत को फतेहपुर सिकरी का गौरव कहते हैं, फतेहपुर सिकरी का गौरव कहते हैं, ये प्रश्न बनेगा। उत्तर क्या हो जाएगा, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद है ना, वो कहलाती है फतेहपुर सिकरी का गौरव। और पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती किसको कहा, तुर्की सुल्ताना का महल। ये फिक्स है, सीधे सीधे आएंगे। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अब आपको पता है सुभाष चंद्र बोस हैं, वो 2 अधिवेशन में चुने गए थे। एक तो उनका था हरिपुरा अधिवेशन और एक था त्रिपुरी। ये हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। कहाँ पर हुआ था, गुजरात में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता करी। दूसरी बार इन्होंने 1939 में की थी, कहाँ पर है, त्रिपुरी। नाम सुना होगा आपने, त्रिपुरी है मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर है, जहाँ पर है सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता करी थी, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो 2 अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था, एक तो हरिपुरा और एक है त्रिपुरी। इनका समय था 1897 से लेकर, ये रहे थे 1897 से लेकर 1945 तक इनका समय रहा था। इसके अलावा एक इनकी पुस्तक भी है, एक इनकी पुस्तक कौन सी है, दी इंडियन स्ट्रगल। क्या है, दी
इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल, ये इनकी पुस्तक है जो 1934 में प्रकाशित हुई थी। और इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर, आप एक शख्स को जानते होंगे, इन्होंने इस कांग्रेस अधिवेशन में इस्तीफा दिया, तब उन्होंने एक सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा, सुभाष बाबू को देश नायक कहा था। क्या कहा था? देश नायक। इसको सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो ये 2 अधिवेशनों ने भाग लिया। उसके बाद वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी कौन था? वीर भारत सभा 1910 की बात है ये। कब की? 1910 की बात है। वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित है केसरी सिंह बारठ। कौन है? केसरी सिंह बारठ। ये है वीर भारत सभा। एक आपने नाम सुना होगा, वीर भारत समाज। कौन सा? वीर भारत समाज है, वो है विजय सिंह पथिक से संबंधित। नोट कर लेना बात है, विजय सिंह पथिक। यह है वीर भारत सभा, केसरी सिंह बारठ। एक है वीर भारत समाज, वो है विजय सिंह पथिक से संबंधित। ये दोनों अलग अलग है, नोट कर लेना। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? ये देखो पुस्तकें फिक्स है, तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? तो ये है आपके सामने विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। आपके हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे, इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन। तो विशाख दत्त इसका उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा एक पुस्तक और है विशाख दत्त की, 2 तो ये है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, एक पुस्तक और है इनकी अभिसारिका वंचित। अभिसारिका वंचित नाम सुना होगा आपने, अभिसारिका वंचित। ये है किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त की। तो याद रखना अच्छे तरीके से। ये रीजनिंग का प्रश्न आ गया, ये मैथ का क्वेश्चन आ गया। अब आगे आपके सामने जो है धार्मिक पुनर्जागरण। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार है? ये हूबहू प्रश्न है ना, ये पता नहीं 2014 या 15 में क्वेश्चन उस समय आया था, और ये देखो 2022 के अंदर हूबहू क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन टपकेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। 18 नंबर का उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब करी थी? 1875 के अंदर करी थी, मुंबई के अंदर। आर्य समाज की स्थापना 1875 मुंबई में। आपको पता है आर्य समाज का आपसे पूछे भी प्रथम अध्यक्ष कौन था? आर्य समाज का प्रथम अध्यक्ष था लाला मूलराज। नाम याद रखना, लाला मूलराज है, वो आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है, कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। नोट करते जाना साथ साथ में, सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक भी है। इनकी रचना, सत्यार्थ प्रकाश की रचना हुई थी उदयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर। और ये प्रकाशित कहाँ पर हुई थी? अजमेर के अंदर। बस इस प्रकार रट्टे मार लेना अच्छे तरीके से, पॉइंट टू पॉइंट। ये मैथ का प्रश्न आ गया। और ये देखो, कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? गिलुंड, भगवानपुरा, आबानेरी, रोजड़ी। हालांकि ये आरपीएससी ने क्वेश्चन को डिलीट किया है। क्या किया है? इस प्रश्न को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया। वैसे तो डिलीट नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर देखें तो आबानेरी होगा, क्योंकि गिलुंड है वो आहड़ सभ्यता से संबंधित है, भगवानपुरा भी आहड़ से है और रोजड़ी भी आहड़ से है, लेकिन आबानेरी है वो आहड़ से संबंधित नहीं है। इसके अलावा और भी आहड़ से संबंधित है। 3 तो ये होगी, ओजियाना और है। इसके अलावा ओजियाना कौन सी है? ओजियाना भी शामिल है। और ओजियाना कहाँ पर है? ब्यावर के अंदर है। और गिलोंड आ गई, भगवानपुरा आ गई और रोजड़ी आ गई। ठीक है, तो इसके अलावा इसका उत्तर होगा आबानेरी। हालांकि ये प्रश्न डिलीट हुआ है, आरपीएससी ने डिलीट किया है। बाकी मैंने आहड़ सभ्यता के बारे में आपको चीजें बताई दी। गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। अब गणेश्वर सभ्यता है वो किस नाम से जानी जाती है? तो वो कौन सी? ताम्रयुगीन। कौन सी? ताम्रयुगीन के नाम से जानते हैं। नीम का थाना सिक्कर में कांतली नदी के किनारे सभ्यता स्थित है गणेश्वर। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में 2800 ईस्वी पूर्व में इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बाकी आपको चीजें पता ही है गणेश्वर सभ्यता के बारे में। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ताम्रयुगीन। बोज्जी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन मिलेगा कक्षा 9 की जो बुक है ना आरबीएससी की, उसमें प्रश्न ये सीधा सीधा पड़ा है। बोज्जी लंबरदार का उत्तर क्या हो जाएगा? भरतपुर से संबंधित है। ध्यान रखना, बोज्जी लंबरदार कहाँ से संबंधित है?
भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। और अभी नानक क्लासेस पर जो चल रही है ना आरबीएससी की 6 से 12 बुक है, वो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आज क्रांतिकारी आंदोलन आएंगे। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है वो राजस्थान के किस शहर से है? जैसलमेर से। ये भी प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है ये जैसलमेर। मैथ के क्वेश्चन कर ही लेना। और ये लीजिए भी, कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है पिछवाई कला। कौन सी है? पिछवाई कला। अब आपको पता है मेवाड़ शैली से बात आई है। किस शैली से है? नाथ द्वारा। मेवाड़ शैली से संबंधित है नाथ द्वारा चित्रकला। मेवाड़ शैली के अंदर एक तो आपको पता है 4 स्कूल आते हैं। एक तो आता है चावंड, एक आता है देवगढ़, एक आता है खुद उदयपुर और एक आता है नाथ द्वारा। चावंड, देवगढ़, उदयपुर और नाथ द्वारा, ये 4 मेवाड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। इसने पूछा है नाथ द्वारा से संबंधित तो कौन सी है? पिछवाई कला। और नाथ द्वारा चित्रकला की 2 प्रसिद्ध महिलाएं भी थी, कमला व इलायची। कमला व इलायची, ये नोट कर लेना, ठीक है। ये तो हिस्ट्री के हो गए कंप्लीट। अब अपने चलते हैं हिंदी की तरफ। हिंदी का प्रश्न आया है 26 नंबर। किस शब्द में अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दर्शनीय, दर्शन प्लस अन्य, इसमें प्रयोग हुआ है। माननीय, मानन प्लस नीय, अन्य, इसमें प्रयोग हुआ है। और रमणीय, रमन, रमन, रम प्लस अन्य, इसमें प्रयोग हुआ है। तो 26 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। इसने पूछा भी नहीं हुआ है तो स्थानीय के अंदर इसमें अन्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। स्थान, 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 ठीक है, स्थान अन्य, इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। उसके बाद कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है? ये तो हिंदी शब्दावली है, ये तो प्रश्न आएंगे। तो कौन सा नहीं है? एड्रेस शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अभिभाषण। अब आपने कहते हैं ना एड्रेस, एड्रेस देना, किसी का पता बताना, तो एड्रेस अभिभाषण ही हो गया भी, उसको बताना, जानकारी देना। संबोधन, संबोधन भी आएगा। मानपत्र, मानपत्र भी बताना। निवारण, निवारण नहीं आएगा भी, ये सीधी सी बात है भी, निवारण है किसी का उपाय करना, ये है। उसके बाद शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। अब हिंदी के कुछ शुद्ध शब्द भी आपको पते होने चाहिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन आपको देखो नीचे दिए हुए हैं कथन से संबंधित। तो इसमें उत्तर देखो ध्यातव, ध्यातव गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता, ध्यातव, 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 ठीक है, ध्यातव, ये धातव लिखा हुआ है, ध्यातव होता है। औदार्य, औदार्य बिल्कुल सही है, औदार्य बिल्कुल सही है, ये सही है। सानिध्य, सानिध्य भी गलत है। प्रवर्तक सही है और यौवन भी सही है। इसमें उत्तर पहला एक तो गलत है, ये एक गलत है, ये उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर होगा। बै, द और ये सही होंगे इसमें, ठीक है। ये शुद्ध शब्द है, हिंदी के शुद्ध शब्द। किस विकल्प के सभी शब्द अंक के अर्थबोधक हैं? अंक के अर्थबोधक हैं, यानी कि अंक का जो अर्थबोधक है मान रहे हैं, तो वो कौन से शब्द हैं इसके अंदर आपको बताने हैं। तो वो है एक तो गोद, एक है धब्बा। कौन से हैं? गोद और धब्बा। फिक्स है, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुए हैं, सब अपने पुराने पेपर करते जाएंगे ना, सब आपको मिलेंगे। उसके बाद में देखो संधि विच्छेद से प्रश्न आया है। किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? कंदापि, कदा प्लस अपि, बिल्कुल सही है। चितानंद, चित प्लस आनंद, ये भी सही है। फिर देखो वीरांगना, वीर प्लस अंगना, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखो जग, जगत जननी, जगत प्लस जननी। अब यहाँ पे देखो डबल, अब इसमें आधा जय लगा हुआ है और पूरा जय, अब इसमें दोनों जय ना भी आधे लगेंगे, बस इतनी सी गलती देखो हिंदी के अंदर। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 2 नंबर। तो जगत प्लस जनी यानी कि जगत प्लस है जननी, यहाँ पर आधा, दोनों जय ना ये दोनों आधे लगेंगे, तो उत्तर इसका माना है 2 नंबर। उसके बाद में 5 क्वेश्चन आपके आएंगे इंग्लिश के, आगे हिंदी के मैंने करवा दिए। उसके बाद में देखो सोने की भूकिया जगपुरा दिलवारा पेटी कहाँ पर स्थित है? अब देखो खनिज से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है। तो सोने की भूकिया जगपुरा दिलावर पेटी कहाँ से संबंधित है? तो इसमें उत्तर देखो आपके सामने है। तो ये कहाँ से संबंधित है? बांसवाड़ा से। कहाँ से संबंधित है? बांसवाड़ा से, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न फिक्स है, खनिज से संबंधित प्रश्न है आएगा। इसके अलावा राजस्थान में मैं आपको बता देता हूँ, आनंदपुर भूकिया हो ही गया, दिलवारा जगपुरा भूकिया हो गया। एक घाटोल, एक घाटोल है वो है सोने से संबंधित। एक आता है तिमारा माता, ये सारे बांसवाड़ा में है। तिमारा माता ये भी बांसवाड़ा में है, सोने की खान से संबंधित।
इसके अलावा सोना और कहाँ पर मिलता है? अलवर के अंदर एक स्थान है खेड़ा मुंडियास और बगोनी। बगोनी वाला भी प्रश्न आया, ध्यान रखना। बगोनी है, सोने से संबंधित खान है अलवर के अंदर। इसके अलावा उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, दौसा है, झुंझुनू है, यहाँ पर भी जो है सोने की खानें मिलती है। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? क्योंकि ज्योग्राफी है ये, आगे आपके लिए जो मरुस्थल से संबंधित है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, तो पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार का ये पाया जाता है? तो ये कौन सा है? ये है बरखान एवं परवली। 37 नंबर का उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर है बरखान एवं परवली, उत्तर नंबर डी हो जाएगा। 4 नंबर इसका उत्तर है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। इसके अलावा मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो टोटल आपके लिए 58.50% बालू का स्तूप पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर, जिसमें से टोटल मरुस्थलीय प्रदेश में 58.50% ना बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और शेष जो 41.50% भाग पर है बालू का स्तूप रहित क्षेत्र है। तो याद रखने आंकड़े 58.50%। और सर्वाधिक जो बालू का स्तूप बना वो चूरू के अंदर पाए जाते हैं। आपसे पूछ ले सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पर है? चूरू के अंदर। और वह जिला आपसे पूछ ले भी सभी प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं, तो वो है जोधपुर, जहाँ पर सभी प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं। अब ये लीजिए आपके सामने पॉलिटिकल का क्वेश्चन आया है, चुनाव से संबंधित नागरिक मताधिकार से। एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के अधिकारों के सही समूहों को चिन्हित करना है। अब मताधिकार से संबंधित है, क्योंकि चुनाव का फर्स्ट ग्रेड के अंदर टॉपिक दिया हुआ है, तो इसका उत्तर माना है 38 नंबर का उत्तर है अपराध, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण और गैर निवास। उत्तर नंबर इसका 3 नंबर माना है कि अपराध, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण और गैर निवास, यानी कि उसको अयोग्य, अब कोई भी नागरिक का वो मताधिकार का प्रयोग करता है, अगर उसको अयोग्य मानने का अधिकार अपने करें तो यह क्या कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग उसको मान सकते हैं? अगर उसने कोई अपराध किया हो, या उसने कोई अवैधानिक आचरण किया हो, या कहीं पर वो गैर निवास कर रहा हो। ये इसके उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। अब आपके आ गया टॉपिक आपके लिए स्कूल मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये फिक्स है आपके लिए, क्वेश्चन सीधे सीधे दोबारा रिपीट होंगे या इनसे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 1957 को। तारीख याद रखना, 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसके बाद में पहले इसका मुख्यालय था जयपुर के अंदर, फिर क्या हुआ, फिर 1 जनवरी 1961 को जयपुर से इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर कर दिया? अजमेर के अंदर। कहाँ पर कर दिया? अजमेर में। एक याद रखना, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ये है स्वायत्त शासी संस्था। क्या है? स्वायत्त शासी संस्था है, और इसमें जो अध्यक्ष और जितने भी सदस्य हैं उन सभी का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 2 नंबर हो जाएगा। इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का। इसमें टोटल आपसे सदस्य पूछे 36 सदस्य होते हैं। कितने? 36, जिसमें से एक तो अध्यक्ष होता है। इसके अलावा उपाध्यक्ष के अंदर बात करें, उपाध्यक्ष पदेन सदस्य के साथ में 7 होते हैं, निर्वाचित सदस्य भी 7 होते हैं। ठीक है, तो ये बात आ गई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। अब ये करंट के प्रश्न आगे भी, करंट का तो पुराने अपने लिए कोई है नहीं, मायने रखता, क्योंकि अपने लिए नया करंट का प्रश्न आएगा। अभी अपनी नानक क्लासेस के नाम से फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल करंट की बुक आई हुई है, वो आप गजब तरीके की ले आना। 1.0 इसमें जुलाई से लेकर आपको डाटा मिलेगा जनवरी तक। तो 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया? अब बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरे चर्चा में चल रहा है, अभी भी वर्तमान में बात करें तो इसका उत्तर माना था, क्योंकि करंट का प्रश्न है, तो झुंझुनू। वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस देखना भी किस प्रकार का करंट आया था उस समय। अब आ गया आपके लिए नदियों से संबंधित प्रश्न। नदियां कौन सा सम्मिलित नहीं है, उसका सहायक नदी बतानी है। लूणी, पार्वती, काली सिंध, आहू, बनास, कोठारी, चंबल, मेज। फिक्स है, इजी सा क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखो, चंबल की सहायक नदी मेज, बिल्कुल सही है। जानाबाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है चंबल नदी, मध्य प्रदेश। बनास की सहायक नदी कोठारी, बिल्कुल सही है, कोठारी बनास की। काली सिंध, आहू, बिल्कुल सही है, आहू नदी, काली सिंध। पार्वती नदी, लूणी नदी यहाँ पर मैच नहीं कर रही, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लूणी नदी की सहायक नदी पार्वती नहीं है। क्योंकि लूणी नदी की सहायक नदी है वो है जैसे जोजड़ी है, लीलड़ी है, मीठड़ी है, बांडी है, जवाई है, सागी है, ये सारी लूणी नदी की है। पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? पार्वती है काली सिंध की। ये देखो, काली सिंध की सहायक नदी है पार्वती है। एक ये आहू आ गई। इसके अलावा कुन्नू नदी है,
चंद्रभागा नदी है, परवन नदी है, इसके अलावा आलनिया नदी है, ये सारी की सारी काली सिंध की सहायक नदी है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका 1 नंबर। ये मुख्य मुख्य चीज़ें साथ साथ में पढ़ते जाना। अब आपका एक टॉपिक दिया हुआ वर्तमान में कार्यक्रम, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम क्या है? तो वो था नमामि गंगे प्रोग्राम। कौन सा था? नमामि गंगे प्रोग्राम। तो उत्तर नंबर सी हो जाएगा। यह है देखो इंडिया करंट का प्रश्न है। उस समय 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई थी? अब अपने करंट में मुख्य रूप से पढ़ना है जो अपने वंदे भारत ट्रेन है ना, अभी नमो भारत ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन है, इनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ट्रेन से हो सकता है प्रश्न आ जाए। तो उस समय उत्तर था इसका वाराणसी से मथुरा। 43 नंबर का उत्तर है। 1 नंबर माना था कोयम्बटूर, उत्तर से साईनगर सीडी। उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान सरकार ने विधान समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया था? तो ये भी उस समय करंट का प्रश्न था। तो नंदघर के रूप में, इसमें नंदघर। अब आपके सामने आ गया पॉलिटिकल का क्वेश्चन। देखो आपके सामने काफी कथन से संबंधित प्रश्न आया है। 45 नंबर गजब तरीके का है। इसमें आपको बताना है भी कौन सा कथन सही है। पहला देखो, गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन सा सही है? अब गोपनीयता के आधार पर बताना, सर्वोच्च न्यायालय की बात आई है तो गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया, जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। बिल्कुल सही बात है ये कि जो गोपनीयता का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित उसको किया गया। बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीश पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया, इसमें थोड़ा सा डाउट है। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता में खंडपीठ ने दिया था। ये बात बिल्कुल सही है कि जो ये निर्णय है, जो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जेएस खेहर, उनकी अध्यक्षता में इस खंडपीठ ने दिया था। सरकार ने तर्क दिया है कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी भी देता है। अब इस प्रकार का प्रश्न हमने पढ़ा है तो भी अपने लिए आएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अपने 5वां ऑप्शन है उसको अपने करेंगे। तो उत्तर इसका क्या माना है? 45 नंबर का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर केवल ACD, यानी कि केवल है ACD से उत्तर नंबर बी इसका एक कथन असत्य है। उसके बाद में देखो, ये देखो हेनरी फेयोल, स्कूल मैनेजमेंट का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंध के कार्यों में शामिल नहीं है? हेनरी फेयोल के बारे में कथन कौन सा सही नहीं है? एक तो हेनरी फेयोल है और एक आपने पढ़ा होगा लुथर गुलिक। लुथर है गुलिक। तो इसमें देखो कौन सा शामिल नहीं है। इसमें आपने नाम पढ़ा होगा POCCC, ये पढ़ा है नाम आपने। तो इसमें पूछा है कौन सा शामिल नहीं है, तो संगठन इसके अंदर शामिल है, संगठन है, नियोजन भी शामिल है, समन्वय भी शामिल है। ये तीनों के तीनों किस में शामिल है? जो हेनरी फेयोल का दिया हुआ है ना प्रबंध कार्य, उसमें शामिल है। लेकिन जो बजट निर्माण है, ये बजट निर्माण शामिल है लुथर गुलिक। लुथर गुलिक ने दिया था बजट निर्माण है प्रबंध का कार्य। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। इसके अलावा हेनरी फेयोल में संगठन आ गया, नियोजन आ गया, समन्वय आ गया। इसके अलावा एक आदेश भी शामिल है और एक नियंत्रण। ये सारे के सारे क्या हैं? हेनरी फेयोल के हैं। अब आपको मैं लुथर गुलिक के भी बता देता हूँ कौन कौन से शामिल है। लुथर गुलिक अलग व्यक्ति थे, लुथर गुलिक, जिन्होंने एक तो योजना निर्माण संगठन भी उन्होंने दिया था, संगठन इसने भी दिया और उन्होंने भी दिया। इसके अलावा नियुक्ति करना, निर्देशन और समन्वय, बजट निर्माण, ये बजट निर्माण है इसका है लुथर गुलिक का, और प्रतिवेदन तैयार करना, ये इतने सारे किसने दिए थे? लुथर गुलिक ने। अच्छे तरीके से पढ़ लेना। एक बार फिर मुझे लग रहा है भी अब की बार लुथर गुलिक से प्रश्न आना चाहिए। पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक छात्र में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती हैं तो RTA अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? ये देखिए, इस प्रकार का प्रश्न रीट में भी आया था, काफ़ी बार आ चुका है, क्योंकि फिक्स है टॉपिक 2009 का अधिनियम। तो पहली से 5वीं की अगर बात करें, इसने पहली से 5वीं के बीच पूछा है। तो अगर 60 तक बच्चे हैं तो 60 तक बच्चे हैं तो वहाँ पर 2 अध्यापक होंगे। अगर 61 से लेकर 90 के बीच छात्र हैं तो वहाँ पर होंगे 3। अगर 91 से लेकर 120 हैं तो वहाँ पर होंगे 4। अगर 150 से प्लस बालक हैं तो वहाँ पर 5 + 1 प्रधानाध्यापक होगा।
ये फिक्स है। तो यहाँ पे पूछा है 61 से 90 के बीच, तो कितने होंगे 3। उत्तर क्या हो जाएगा इसका 4 नंबर। 4 नंबर उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ये क्वेश्चन फिक्स है। अब ये लीजिए भी, आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 25 किससे संबंधित है, क्योंकि फिक्स है। इसके अंदर आपको पता है आरटीआई अधिनियम 2009 है। एक तो 7 अध्याय है इसके अंदर, 7 अध्याय, टोटल धारा कितनी है 39, और एक है अनुसूची, एक अनुसूची है। ठीक है, अब इसमें देखो धारा पूछी है भी 25 किससे संबंधित है, तो 25 है वो है छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित। उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आपको बताता हूँ, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है, ये किससे संबंधित है, ये है धारा 33 से संबंधित। पढ़ते जाना, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन हुआ था धारा 33। कठिनाइयों को दूर करने की जो केंद्रीय शक्ति है, ये है धारा 39। कहाँ पे, धारा 39। और विद्यालय विकास योजना है, विद्यालय विकास योजना है, ये है धारा 22, धारा 22। इस प्रकार के आपको पढ़ने अच्छे तरीके से, क्योंकि किसी भी प्रकार का प्रश्न बन सकता है आपके लिए। उसके बाद में देखो जनगणना, जनगणना में करंट का टॉपिक है, वैसे तो जीके के अंदर आता है लेकिन अपने करंट के अंदर दिया हुआ है। 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। 2 क्वेश्चन जनगणना के फिक्स है, चाहे इंडिया है चाहे आपके लिए राजस्थान है, क्योंकि अब की बार, पिछली बार तो राजस्थान के आए थे। उत्तर क्या हो जाएगा इसका कोटा। राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है, तो कोटा की। कोटा के बाद में स्थान आता है जयपुर का, दूसरा स्थान पूछ ले तो जयपुर का, तीसरा स्थान पूछ ले झुंझुनू का। तीनों याद रखना। अब आपसे न्यूनतम पूछे भी न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पर है, तो न्यूनतम है जालोर, न्यूनतम जालोर। उसके बाद में स्थान आता है सिरोही का। न्यूनतम में बात करें तो जालोर और सिरोही। अगर आपसे पूछे 2001 से लेकर 2011 के बीच में साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई थी, तो वो हुई थी डूंगरपुर के अंदर। इस प्रकार आया, याद रखो, ऐसे रट्टे मार दो चीज़ों को अच्छे तरीके से। निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, कौन से कारक हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब आपको पता है राजस्थान की ज्योग्राफी जो जलवायु है उसमें टॉपिक से संबंधित प्रश्न आया है। तो एक तो अक्षांशीय अवस्थिति, ये प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। अरब सागर से दूरी है, बिल्कुल सही है। उच्चावच विशेषताएं, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही है, लेकिन देशांतरीय जो अवस्थिति है ये यहाँ पर इसमें कोई प्रभावित नहीं करती, कोई लेना देना नहीं है। तो ए, सी और डी, ए, सी और डी 3 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 नंबर। उसके बाद में देखो पर्यटन स्थल और उनके जिले आपको सुमेलित करने हैं। ये तो इजी सा क्वेश्चन है। तो दिलवाड़ा आपको पता है, दिलवाड़ा कहाँ पर है, सिरोही के अंदर। दिलवाड़ा है सिरोही में, नाथद्वारा है राजसमंद में, भीनमाल है जालोर में, और गणेश्वर कहाँ पर है, सीकर के अंदर। ये ज़्यादा कुछ गहराई से प्रश्न आया नहीं है, सिर्फ इजी क्वेश्चन आपके लिए। तो 52 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, 52 नंबर का उत्तर है 1 नंबर, यानी कि ए, 3, 4 और 1, ये उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में है देखो करंट का प्रश्न है, राज स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका सीधा सा मैं उत्तर बता देता हूँ, 4 नंबर इसका उत्तर होगा भी, 4 नंबर उत्तर है, यानी कि ये सारे कथन इसमें सही है। ये करंट का प्रश्न आया था उस समय, ये भी करंट का प्रश्न है। ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है, पूछो मत, 2-3 एग्जामों में कम से कम रिपीट हो चुका है। इसका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना के साथ ये समझौता किया गया था उस समय। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है, उसका शुभारंभ कब किया गया, सन 2019 के अंदर, क्योंकि वर्तमान में विकास कार्यक्रम है उससे संबंधित ये प्रश्न आया था। ये साइंस का प्रश्न आ गया आपके सामने, क्योंकि क्वेश्चन 5 क्वेश्चन साइंस के आएंगे। तो 56 नंबर का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। क्या है, 2 नंबर। इसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर FeH2O, Fe3O4 और H2 के गुणांक क्रमश क्या है। अब गुणांक क्रमश है, समीकरण से संबंधित रासायनिक समीकरण है, उसमें बताना है। तो इसमें पहले आएगा कौन है, इसमें पहले आएगा Fe3O4 यानी कि 3 नंबर, फिर 4 नंबर आएगा H2, फिर आएगा Fe और फिर आएगा 4। तो ये कर लेना, इसमें उत्तर हो जाएगा इसका 2 नंबर, 56 का 2 हो जाएगा। अब आ गया स्कूल मैनेजमेंट का फिर प्रश्न आ गया, RSCERT का विस्तारित रूप क्या है। अब इसकी फुल फॉर्म पूछी आपके लिए, तो फुल फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये है इसकी फुल फॉर्म। अब मैं आपको उसके बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ।
RSCET जो राष्ट्रीय स्तर पर जैसे NCERT है ना, उसी प्रकार अपने राजस्थान के अंदर है ये RSCERT। ठीक है, ये अपने राज्य स्तर पर है। सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी उदयपुर के अंदर 1963 में। 1963 में उदयपुर में स्थापना हुई थी। उस समय ये संस्था जानते थे SIE के नाम से। SIE के नाम से ये संस्था थी। फिर क्या हुआ, फिर 11 नवंबर 1978 की बात आती है। 11 नवंबर 1978 की बात आती है, तब ये SI का नाम परिवर्तित करके कर दिया SIERT, ये कर दिया फिर उसका नाम। ठीक है, ये किया था 11 नवंबर 1978 को। फिर क्या हुआ, राजस्थान सरकार ने फिर इसका नाम परिवर्तित करके, कब की बात है, 14 अगस्त 2018 को, 14 अगस्त 2018 को फिर इसका पुनर्गठन करके क्या कर दिया, RSCERT, इसको विस्तारित रूप दे दिया था। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो इसकी फुल फॉर्म राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जनगणना का संबंधित प्रश्न आ गया। राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात कितना है। ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात की बात है तो पूछा जा सकता है लिंगानुपात से संबंधित। तो देखो, राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात कितना है। ग्रामीण का है 933 और नगरीय लिंगानुपात 914। कितना है, 914। सर्वाधिक जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो किसका है, पाली का। सर्वाधिक है ग्रामीण लिंगानुपात किसका है, पाली का 1003। 1003 है। और सब वैसे सीधा पूछे तो डूंगरपुर का है 994, लेकिन ग्रामीण लिंगानुपात पूछे तो 1003। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात पूछे तो धौलपुर। न्यूनतम है लिंगानुपात आपसे पूछे ग्रामीण लिंगानुपात वो है धौलपुर के अंदर। ठीक है, शहरी लिंगानुपात है 914, मैंने बता दिया। सर्वाधिक जिला यानी कि ये सर्वाधिक कहाँ पर है, टोंक। जो शहरी लिंगानुपात है टोंक के अंदर है। और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात है जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर है, जैसलमेर में। इतनी सारी बातें अच्छे तरीके से नोट कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है। शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है तो विद्यालय संगठन भी है, गतिविधियों की योजना भी है, प्रणाली नियंत्रण है, ये सारे संबंधित है। उत्तर क्या हो जाएगा, A B C सारे हैं। कौन से राजस्थान में पेट्रोलिफेरस बेसिन है, यानी कि खनिज तेल से संबंधित है, पेट्रोलियम संबंधित क्षेत्र है। तो ये बाड़मेर सांचौर बेसिन भी है, जैसलमेर बेसिन भी है, बीकानेर नागौर बेसिन भी है और विंध्यन बेसिन भी है। ये सारे हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, A B C D। क्या हो जाएगा, A B C D। बीकानेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्यन, ये सारे के सारे राजस्थान में खनिज तेल से संबंधित। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ, एक आपने नाम सुना होगा मंगला तेल क्षेत्र, जो बाड़मेर के अंदर है, जिसकी स्थापना से संबंधित पूछा जा सकता है। 2004 के अंदर इसकी स्थापना हुई, तेल के भंडार मिले मंगला में। इसके अलावा एक आता है ऐश्वर्या है बाड़मेर के अंदर, वो भी खनिज तेल से है। इसके अलावा एक आती है सरस्वती, विजया व भाग्यम, ये भी बाड़मेर से खनिज तेल से। इसके अलावा शक्ति है, दुर्गा, रागेश्वरी, ये सारे क्षेत्र हैं वो खनिज तेल से संबंधित है। इसका उत्तर 4 नंबर हो जाएगा। अब आ गया राष्ट्रपति से संबंधित, और मैं डेली आपको सुबह राष्ट्रपति पॉलिटिकल है, सुबह करंट के अंदर आपको अच्छे तरीके से यशस्वी डोज में करवाता हूँ। सुमेलित करना है आपके सामने। इसका उत्तर देखो, कथन से संबंधित है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखो निर्वाचन जो राष्ट्रपति का दिया हुआ है वो है अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यता किस में दी हुई है, योग्यता दी हुई है 58 के अंदर। कौन से में, 58 में। यानी कि निर्वाचन मंडल है 54 में, योग्यता है 58 में। राष्ट्रपति का महाभियोग, अब देखो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। अब नीचे देखो चौथे ऑप्शन में भी देखो, राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन। अब कंफ्यूज करने वाला है, भी हो सकता है अनुच्छेद 61 आए या अनुच्छेद 56 आए। तो इसमें उत्तर देखो, महाभियोग माना है अनुच्छेद 56 में। कौन से में, अनुच्छेद 56 में माना है। और जो राष्ट्रपति का महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन है ना, ये इसका उत्तर माना है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 है। तो इसका उत्तर 3 नंबर होगा। भी 3 नंबर इसका उत्तर होगा। यानी कि पहले का 4, दूसरे का 1 नंबर 58 आ गया, तीसरे का 2 महाभियोग अनुच्छेद 56, और इसमें डी का आएगा 3rd, यानी कि राष्ट्रपति के महाभियोग के संविधान का उल्लंघन है वो है 61 के अंदर। ठीक है। और अनुच्छेद 52 के अंदर भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अंदर संघ की कार्यपालक शक्ति है।
54 में राष्ट्रपति का चुनाव दिया हुआ है। अनुच्छेद 55 में चुनाव का तरीका है। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल दिया हुआ है। अनुच्छेद 57 में पुनः चुनाव है। 58 में योग्यता और 60 में शपथ ग्रहण राष्ट्रपति का दिया हुआ है। उसके बाद में देखो दीक्षा राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप क्या है। राइज दीक्षा पोर्टल है, उसके अंदर राइज का पूर्ण रूप पूछा है। अब ये जो राइज है ना, ये तो अपने राजस्थान से संबंधित है। अब ये जो राइज दीक्षा पोर्टल, दीक्षा है ना, दीक्षा, ये अपने एनसीईआरटी यानी कि केंद्र से संबंधित है। तो राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप क्या है, तो ये है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। राजस्थान इंटरफेस है फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ये इसमें राइज का पूर्ण रूप है। तो 62 नंबर का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। अब दीक्षा का पूरा नाम आपसे पूछे, दीक्षा का पूरा नाम, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये दीक्षा का फुल फॉर्म है। और राइज का बता ही दिया मैंने, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। राजस्थान सरकार द्वारा राइज की स्थापना कब हुई थी, सन 2018-19 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। जून 2022 में अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। उनका स्कोर क्या था, काफी गहराई से उसमें एक करंट का प्रश्न आया था, स्कोर पूछा गया था 458.3। राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले हैं, इसबगोल का उत्पादक जिले, आपको पता है उत्पादक इसबगोल है वो सबसे ज्यादा जालोर, सिरोही और बाड़मेर यहाँ पर होता है। जालोर है, बाड़मेर और सिरोही यहाँ पर क्या है, इसबगोल का उत्पादन किया जाता है क्योंकि कृषि से संबंधित है। अब इसबगोल को मैं बता देता हूँ, एक तो कहते हैं घोड़ा जीरा, क्या बोलते हैं इसको, घोड़ा जीरा बोलते हैं। विश्व का 40% इसबगोल है ना, वो राजस्थान में उत्पादित होता है। इसके अलावा इसबगोल अनुसंधान केंद्र आपसे पूछे तो कहाँ पर है, मंडोर जोधपुर में। अनुसंधान भी पूछा जा सकता है, मंडोर जोधपुर। इसबगोल का कारखाना आपसे पूछे तो आबू रोड सिरोही के अंदर है। इसबगोल मंडी आपसे पूछे तो भीनमाल जालोर, इसबगोल है मंडी आपसे पूछे तो भीनमाल जालोर। बाकी जिले मैंने बता ही दिए, जालोर, सिरोही और बाड़मेर इसके उत्पादक जिले हैं। राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो ये 13 अप्रैल 2020 को, जब कोरोना का समय आया था, उस समय लॉकडाउन लगा था, तो उस समय स्कूल बंद पड़े थे और घरों पर ऑनलाइन सिस्टम वगैरह बना दिया। तो स्माइल कार्यक्रम, एक तो स्माइल 1.0, दूसरा है स्माइल 2.0 और तीसरा चला था स्माइल 3.0। तो 1.0 की शुरुआत 13 अप्रैल 2020, इसके अलावा 2.0 चला था 2 नवंबर 2020 और 3.0 चला था, ये चला था 21 जून 2021 को, 21 जून है 2021 को। तो नोट कर लेना अच्छे तरीके से। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है, कितनी बार रिपीट हो गया, प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपको पता है उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई कितनी है, 826, और पूर्व से पश्चिम कितनी है, 869। तो इनकी लंबाई में अंतर कितना है, 43 किलोमीटर का, कितना, 43 किलोमीटर। कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है, डाइट, अब आपको पता है 33 अपने वर्तमान में, वैसे तो जिले 41 हो गए, लेकिन डाइट अपने 33 जिलों में रहेगी, डाइट है 33 जिलों में है। तो इसमें पूछा है भी डाइट का उद्देश्य नहीं है, तो प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना, बिल्कुल सही है। स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन करना, ये कथन यहाँ पे उद्देश्य नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना, बिल्कुल सही है। और शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, आपका उत्तर सही हो जाएगा। पूछा गया उद्देश्य नहीं है। अब हमें पता है भी ये जो दीक्षा राइज है इसकी तो संस्था ही अलग है, ये डाइट में तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं, तो सीधी सी बात है, ये उत्तर है 2 नंबर हो जाएगा इसका। किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया था, क्या बात है अभी। अब आपको पता है जो साहित्य अकादमी राजस्थान के अंदर मिला है वो किसको, अभी जो केंद्रीय साहित्य युवा पुरस्कार मिला ना, वो कोटा के हैं मणिराज, जिनको राजस्थानी के लिए गाँव और अरमा के लिए उनको दिया गया। तो इसमें देखो 68 का उत्तर माना था उस समय उपन्यास हम यहाँ थे, इनका उपन्यास था हम यहाँ थे। अब आ गया आपके सामने राज्यसभा से संबंधित। चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में कौन सा कथन वाक्य सही है, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। बात आई है सिर्फ राज्यसभा से संबंधित। राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है,
ठीक है, बात बिल्कुल सही है भी, 250 से अधिक संख्या हो ही नहीं सकती, पहला कथन तो बिल्कुल सही है। 12 मनोनीत सदस्य विज्ञान, कला, समाज, सेवा, खेलों क्षेत्रों से होने चाहिए। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी है। अब देखो, कहाँ राज्यसभा, कहाँ ये 12 मनोनीत सदस्य, कहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश निर्वाचन की प्रक्रिया लिया है, तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यसभा में 12 सदस्यों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 12 सदस्य तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है ना, जैसे विज्ञान है, कला है, समाज है, उनके लिए। और केंद्र शासित प्रदेश के सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया वो राष्ट्रपति से संबंधित है। तो उत्तर इसका एक ही सही है, केवल एक नंबर उत्तर जाए, केवल एक है सही है। इसमें भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, बिल्कुल सही होगा। जैव विकासीय दृष्टिकोण में छिपकली, पक्षी व मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियों की व्यवस्था में समानता का उदाहरण क्या है? ये भी साइंस का क्वेश्चन है वैसे तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, समजातता का, समजातता का। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है? आरपीएससी ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया, क्योंकि अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 69 और 53, लेकिन इसका उत्तर है अनुच्छेद 78। आपने देखें तो 78 होगा, क्योंकि आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर रखा है, क्योंकि कैबिनेट गोपनीयता की जो धारणा है वो लागू होती है अनुच्छेद 78। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। इस मामले में देश में राज्य में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये भी करंट का प्रश्न है, तो 72 का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, 72 का 1 नंबर हो जाएगा पहला। ठीक है, मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? तो 73 का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, डॉक्टर बानावत है, महेंद्र बानावत को। राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है, तो 2 नंबर, उत्तर पश्चिमी रेलवे है वो राजस्थान के अंदर है, जयपुर रेलवे का मंडल आता है। आज का लास्ट अंतिम क्वेश्चन देखो, नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक हैं सारे, जैसे नेता का व्यक्तित्व, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, कार्य की प्रकृति है और परिवेश की प्रकृति, ये सारे के सारे क्या हैं? नेतृत्व शैली को प्रभावित करते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 3 नंबर हो जाएगा, ABCD। तो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर आते हैं आपके लिए 75 क्वेश्चन। आज मैंने 75 पूरे के पूरे आपको कंप्लीट करवा दिए। आज का अपना 2022 का ये ग्रुप ए का पेपर था जो मैंने आपको अच्छे तरीके से करवा दिया। अगर अपने पेपरों का अपने आराम से अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे ना, अपने को पता लगेगा भाई किस प्रकार का क्वेश्चन बन रहा है, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, उनकी लैंग्वेज के बारे में सब कुछ अपने को पता लगेगा। इसलिए आपके लिए मैं ये पुराने पेपर है वो धीरे धीरे टाइम मिलेगा तो मैं आपको धीरे धीरे इसका सोल्यूशन करवाता रहूँगा। और प्रताप क्लासेस पर डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, वो ज्वाइन कर लेना। बाकी टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप के अंदर फर्स्ट ग्रेड की करंट की, और ये पुराने पेपर है ना, ये भी आप अपने प्रताप क्लासेस में डाले हुए हैं 2011 से 22 तक। ये भी पुराने पेपर आप अच्छे तरीके से ले सकते हो, उनकी PDF डाउनलोड करके आप अच्छे तरीके से देने कर सकते हो। तो सभी साथी वीडियो को जाते करेंगे लाइक शेयर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।